आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर यूनिट 4 है जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। आपने पहले भी अगर बजट नाम सुना होगा तो बजट का यहाँ कंसेप्ट है कि बजट का मतलब कि जो हमारा खर्चा, जो हमारी इनकम और जो हमारे खर्चे, घर का भी हम बजट बनाते हैं कि हमारा क्या कमिंग टाइम में, जो आने वाले समय में मेरा क्या इनकम होगी और क्या मेरे खर्चे होंगे। तो जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं उसी तरह गवर्नमेंट के भी बजट होते हैं। गवर्नमेंट भी अपने खर्चे का, आपने देखा होगा कि जब बजट पास किया जाता है तो उस समय आपके वित्त मंत्री जो भारत सरकार जो है अपने बजट का बयान लेखा जोखा आपके सामने प्रेजेंट करती है। तो इसमें आप बजट पहले तो गवर्नमेंट के, इसमें गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यही हमारा गवर्नमेंट बजट है। तो देखिए, इट इज ए स्टेटमेंट शोइंग देम आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट। एस्टिमेटेड, हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमारे क्या इनकम होगी और क्या हमारे खर्चे होंगे फॉर कमिंग सेशन में। तो ये अपनी एस्टिमेटेड, यहां देखिए, यहां एक वर्ड है एस्टिमेटेड रिसीप्ट। एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, these two words are a very keyword are very important। अगर आपको एक नंबर में अगर आपसे ये डिफिनेशन पूछ दे तो आप यही चीज लिखेंगे कि ये गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर होता है। ये एज्यूम करते हैं कि हमारी इनकम इतनी होगी, एस्टिमेटेड रिसिप्ट से होगा, ये हमारा एस्टिमेटेड ये है कि यहां से ऐसे पैसे आएंगे, और ये हमारा एंटिसिपेटेड खर्चे हैं यानी एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है अंडर वेरियस हेड, अलग अलग हेड का, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर किसको कहते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को हम एक साल का, यानी कि इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में गवर्नमेंट की क्या इनकम होगी, क्या एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होगा और क्या उसके एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर होंगे अलग अलग हेड पे, अंडर वेरियस हेड्स। अलग अलग किस चीज पे कितने खर्चे करने हैं, क्या कहां से मेरी इनकम आएगी, मेरे रेवेन्यू कहां से आएगा और क्या हम खर्च करेंगे, ये जो एस्टिमेट है इसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। और वो एक साल के अंदर का, यानी कि सेशन इज स्टार्ट, जिसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके अंडर में जो हमारा एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर विथ वेरियस हेड्स ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम कहेंगे कि जब कोई चीज हम बनाते हैं, पहले तो आपको एक नंबर में पूछेगा तो आप यही एज इट इज डिफिनेशन लिखेंगे। अब आता है कि गवर्नमेंट अगर बजट बना रही है तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, कुछ उसकी एम होंगे कि गवर्नमेंट ये जो खर्चे बना रही है, ये जो अपने एक्सपेंडिचर को दे रही है, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट अगर पूछ दिया 6 नंबर में तो आप सब चीज लिखेंगे, लेकिन इसको एज ए स्टोरी के रूप में भी, स्टेटमेंट के रूप में भी देगा तो आपसे उसमें से एक वर्ड यूज करना पड़ेगा जो इसमें मेन की वर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहला उद्देश्य जो गवर्नमेंट का है इस बजट को बनाने का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पहला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट का पहला उद्देश्य है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या है? अब सरकार अगर कोई बजट बना रही है तो वो दो लोगों की चीजों को ध्यान में रखते हुए करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सबके लिए है, तो उसको दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो पहले रिच के लिए और पुअर के लिए। तो रिच के लिए क्या करेगी? रिच से क्या करे? रेवेन्यू लेगी, क्योंकि जब हम खर्च करेंगे तो पैसे भी तो चाहिए। तो हम अपने इनकम और वेल्थ को अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो सरकार अपने खर्चे को कैसे कर पाएगी? तो सरकार यहां पे ध्यान रखती है, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कहते हैं। सरकार ये ध्यान रखती है कि मेरे यहां पे रेवेन्यू कहां से आएगा, क्योंकि सरकार का दो उद्देश्य है। एक तो है कि रेवेन्यू आना चाहिए और दूसरा है कि हमको सोशल वेलफेयर भी करना है, गरीबों का भला भी करना है, समाज का कल्याण भी करना है। तो ये दो उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं इस चैप्टर में और इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। उसका पहला उद्देश्य है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऐसी चीजों का वो एक्सपेंडिचर अपना बनाएगी, अपना रिसिप्ट बनाएगी कि जिससे कि दोनों में तालमेल बनाया जा सके, कोई स्थिति खराब ना हो। तो यहां देखिए इसी चीज को उन्होंने लिखा है कि द बजट एम टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर।
पहला उसका उद्देश्य यह है कि रिड्यूस इनकम। अब पता चला किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, तो इनकम और रिच और पुअर के बीच में कोई इनइक्वालिटी ना उत्पन्न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया जाता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो द बजट एम्स टू रिड्यूस इनकम इन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। पहला तो ये पॉइंट हो गया है किसका, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, द गवर्नमेंट इंपोजेस हाई टैक्सेस ऑन रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार क्या करती है कि जो सोसाइटी की जो रिच पर्सन है उस पे हाई टैक्स लगाती है, ज्यादा कर लेती है सोसाइटी में, एंड स्पेंड, उधर से पैसा लेगी, क्योंकि जब पैसा केवल गवर्नमेंट अगर ये कहे कि मैं केवल सोशल वेलफेयर करूंगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, तो तब तो भी दिक्कत हो जाएगी। और गवर्नमेंट कहे कि मैं केवल प्रॉफिट कमाऊंगा या मैं केवल अपने लिए पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करूंगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को दोनों चीज का ध्यान रखना है कि पैसा आएगा कहां से, और सोशल वेलफेयर करेंगे तो खर्च कैसे करेंगे। तो वो कह रहा है कि पैसा आएगा कहां से, वो रिच पर्सन से वो टैक्स के रूप में रेवेन्यू इकट्ठा करेगी और उस चीज को खर्च कहां करेगी, स्पेंड ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे अब उनकी सोशल वेलफेयर सोसाइटी क्या है, जैसे देखिए सरकार आपको समाज के कल्याण के लिए क्या करती है, वो ओल्ड एज पेंशन देती है, भाई उनको बुढ़ापे पे उनको पेंशन के रूप में पैसा दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार हैं उनको अलाउंस देती है, ठीक है। इस टाइप की जो चीजें गवर्नमेंट करती है, तो ये सोशल वेलफेयर ही तो है। और तो उस सोशल वेलफेयर का पैसा आएगा कहां से, तो वो रिच पर्सन से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट लेती है एज ए रेवेन्यू, और उस पैसे को स्पेंड करती है गरीबों पे, जो बेरोजगार हैं, जो ओल्ड एज, जो काम नहीं कर पाएंगे, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं, ओल्ड एज पेंशन है, इस तरह की चीजों को काम करती है। जब ये दोनों चीजें पे बराबर काम करेगी तभी सरकार जो है इनकम और वेल्थ को बैलेंस कर पाएगी, समाज में इनइक्वालिटी की सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी। तो इस टॉपिक पे यही कहने की कोशिश किया है इस चैप्टर में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हम इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कहीं भी इनइक्वालिटी को उत्पन्न नहीं होने देंगे, हम पुअर से रिच से हम टैक्स ज्यादा लेंगे और गरीबों के सोशल वेलफेयर के लिए हम उनको इस रूप में वेलफेयर के रूप में बेरोजगार है उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको हम एक स्कीम के तहत हम उनको पेमेंट करेंगे। ओल्ड एज, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो काम नहीं कर सकते तो उनको पेंशन के रूप में देंगे। तो वो सरकार जो करती है ये वेल्थ के रूप में काम करती है, उनका उस सोसाइटी का डेवलपमेंट के काम करती है। तो इसमें अगर कीवर्ड कहा जाए तो 3 कीवर्ड है। इस वर्ड को अगर आप इस टॉपिक में नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। पहला इस वर्ड का कीवर्ड क्या है, पहला है रिच एंड पुअर, दूसरा है हाई टैक्सेस और तीसरा कीवर्ड है वेरियस स्कीम। जो हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो वेरियस स्कीम, तभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की सिचुएशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो सरकार को बैलेंस करना है, गवर्नमेंट को अपने बजट को बैलेंस करना है, तो वो ये 3 चीज में करती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो उसका 3 ही है कि रिच और पुअर वर्ड जरूर आना चाहिए, हाई टैक्सेस जरूर आना चाहिए और दूसरा चीज वेरियस स्कीम जरूर आना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये 3 वर्ड अगर गायब होंगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में तो आपको एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं देगा। अब इस चीज में गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दूसरा जो गवर्नमेंट बजट का एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कैसे क्या होगा। तो जो बजट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के यहां पे रिच और पुअर को ध्यान में नहीं रख के करना है। यहां पे क्या कीवर्ड है, यहां पहले पढ़ लीजिए। द बजट एम टू बैलेंस द सोशल इकोनॉमिक गोल ऑफ द पब्लिक वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहां पब्लिक वेलफेयर का वर्ड आया है यहां पे, और दूसरा वर्ड आया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक गुड्स क्या होता है, पहला सवाल ये कि पब्लिक गुड्स किसको कहते हैं। पब्लिक गुड्स हम उसको कहते हैं जो पब्लिक के लिए बनी, जैसे पार्क है, रोड है, ठीक है, ये सारी चीजें जैसे जो है, वाटर सप्लाई है, ये सारे जो गुड्स हैं वो पब्लिक गुड्स होते हैं। तो सरकार का मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस पर्सपेक्टिव में कह रही है। वहां रिच और पुअर का पर्सपेक्टिव था, यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सरकार को अपने
सोशल वेलफेयर में पब्लिक गुड्स को भी वहां पे उनको मेंटेन करना है। और पैसा आएगा कहां से, कि सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, तो वो पैसा कहां से आएगा और कैसे वो खर्च करेगी। तो इसको कहा कि गवर्नमेंट अपने पब्लिक गुड्स को, जैसे पार्क है, वाटर सप्लाई, रोड है, इस सब चीजों को क्या करती है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड, और दूसरा क्या करती है, टैक्स का कंसेशन करती है, सब्सिडी देती है। अब यहां थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं आपको, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी दोनों चीजों में अंतर है। अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, 100 रुपया का प्रोडक्ट बनाया और गवर्नमेंट ने मुझे आके मुझे 10 रुपीज दे दिया, तो ये सब्सिडी हुई। और अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का और उसमें गवर्नमेंट ने हमसे 120 रुपया टैक्स रखा, और 120 रुपए में हमसे गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 20 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप केवल मुझे 5 रुपया टैक्स दे दीजिएगा, ये टैक्स कंसेशन है। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस है कि टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, सुनने में दोनों बराबर लग रहा कि सब्सिडी भी आपको छूट दे रही है और कंसेशन भी छूट है, लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट है बिल्कुल अलग अलग। सब्सिडी का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने हमको 10 रुपीज हमको दे दी, तो वो हमारी सब्सिडी है, जिसको छूट कह रहे हैं। लेकिन कंसेशन, हमको गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट पे 100 रुपए पे 120 रुपया टैक्स लगाया है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आपको 20 रुपया टैक्स नहीं देना है, आप केवल 5 रुपया टैक्स दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो आपको, तो ये 15 रुपए का टैक्स में क्या किया गवर्नमेंट ने, कंसेशन किया, छूट दिया, उसी को टैक्स कंसेशन कहते हैं। सब्सिडी, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, जैसे गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि हम सोशल वेलफेयर करेंगे, हम सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे। अब हमें यहाँ पे इनकरेज भी करना है, हम पैसा आएगा कहां से, पैसा आना भी चाहिए, तो पैसे आने का भी एक पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का कि आएगा कैसे और पैसा खर्च कैसे करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है। तो इस चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे पब्लिक गुड्स पे आपको सड़क बना के दे रही है, आपको पार्क बना के दे रही है, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पेमेंट नहीं देना होता है। कोई एक अलग चीज है कि पार्क के निम्न नॉमिनल चार्जेस कुछ पार्क लगाते भी हैं, चार्ज लेते हैं, कुछ टिकट लेते हैं, लेकिन वो आपको वहां पे, वो तो एक अलग उनके मेंटेनेंस की बात है, लेकिन एक्चुअल में सरकार ने तो ये उद्देश्य दिया कि आपको वहां फ्री मिलेगा, आप फ्री की हवा लेंगे, आप फ्री वहां घूमेंगे, आपको वहां का एनवायरमेंट अच्छा होगा। और पानी, आपको सरकार की जिम्मेदारी है कि वाटर सप्लाई आपको फ्री दे, तो पानी की भी सुविधा करना, हवा, स्वच्छ पानी, ये सब सरकार का एक जिम्मेदारी है जो सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और दूसरा, वो प्रोड्यूसर को ये इनकरेज करती है कि आप ऐसे जगह पे, कुछ ऐसे भी हैं जगह हैं कि जहां पे बहुत पिछड़ा इलाका है और वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया उस प्रोड्यूसर को, उस कंपनी के मालिक को, उस प्रोड्यूसर को, उस इंडस्ट्रीज को, कि आप अगर वहां पे कोई इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो आपको मैं 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लूंगा या 10 साल तक कोई टैक्स मैं नहीं लूंगा। तो ये उसका टैक्स कंसेशन हुआ। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। तो ऐसे चीजों को सरकार क्या करती है, तो वही कह रहा है कि टैक्स कंसेशन सब्सिडी टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, ऐसे लोग प्रोड्यूसर को इनकरेज कर रहा है कि अपने पैसे को आप ऐसे जगह पे लगाइए, पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके। तो सरकार उसको, जैसे सब्सिडी फॉर द खादी प्रोडक्शन, हायर टैक्सेस, और ये तो सब्सिडी दे दिया एग्जांपल के रूप में, ये छूट दे दिया सब्सिडी फॉर खादी का जो प्रोडक्शन है, उस पे उन्होंने कहा कि खादी के कपड़े भारत में आने चाहिए लोगों के पास। तो वो खादी तो ऐसे महंगा होता है, लेकिन सरकार उस पर छूट देती है, टैक्स में कंसेशन करती है। और पैसा को आएगा कैसे, क्योंकि बाकी सब पे छूट दे देगी और सबको बांटेगी, तो उसके पास भी तो पैसे की दिक्कत आ जाएगी। तो सरकार ऐसे कुछ अनवांटेड चीजें, प्रोडक्शन जो होता है, अनवांटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट इस तरह से नहीं वो करती है, वो चीजें सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट पे हायर टैक्स लगाती है। जैसे अल्कोहल, अगर कहीं अल्कोहल बन रहा तो सरकार उस चीज पे हाई टैक्स लगाती है। तो एक तरफ से रेवेन्यू के रूप में उस अल्कोहल की जो फैक्ट्री बनी है उससे टैक्स लगा के पैसा ले रही है, और उस पैसे को खर्च किस पे कर रही है, उस पैसे को खर्च वो कर रही है सोशल वेलफेयर पे, यानी कि पब्लिक गुड्स पे खर्च कर रही है, पार्क में, वाटर सप्लाई में, और किसी इंटीरियर पे कोई फैक्ट्री लग रही है तो वहां टैक्स कंसेशन के रूप में, सब्सिडी के रूप में। तो जब ये दो चीजें करेंगी तो यहाँ पे आपका कीवर्ड जो इस सेकंड पॉइंट में है कि मेन ऑब्जेक्टिव, आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव जो
रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा है, तो उसमें दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो है कि पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट का बजट बनाने का उद्देश्य है, और दूसरा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना प्रॉफिट उसको अल्कोहल से मिले उस पैसे को वो पब्लिक वेलफेयर में लगा सके। यही इसका दूसरा पर्सपेक्टिव्स है, जिसको रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से हम इस इकोनॉमिक में जानते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके आपके गवर्नमेंट बजट की। तो आपने देखिए, आप इसके पहले आपने जो कुछ मेजर पढ़ा था, मेजर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि आप कैसे आप एक्सेस डिमांड को और एक्सेस डेफिसिट डिमांड में आपको मेजर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का होता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और जो बैंक जो नियंत्रण करती है उसको कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहां पे बस इसका ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी, कि अगर भाई दो ही लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे देश में ना इन्फ्लेशनरी बढ़े और ना डिफ्लेशनरी बढ़े, ना मंदी की स्थिति हो और ना ही हमारी महंगाई बढ़े, तो इसमें सरकार अपने इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करती है? अगर ये चीजों को बैलेंस नहीं करेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगी? इनस्टेबिलिटी की स्थिति होगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहां नाम दिया गया है कि सरकार को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है। तो आपने पढ़ा था अभी आपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में, जिसमें हम मेजर ऑफ करेक्ट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे कि करेक्ट कब कर पाएंगे हम अपने। तो उसमें दो ही लोगों की बात आई थी कि गवर्नमेंट को चिंता होती है, दूसरा सेंट्रल बैंक होती है, इसको हम आरबीआई कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो अपना मेजर डेवलप करती है उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, और जो बैंक करती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट अपनी जो मेजर करती है तो उसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट का क्या रोल है और डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट का क्या रोल है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबल कर पाए, स्टेबिलिटी बनी रहे, कहीं पे भी न मंदी और ना इन्फ्लेमेशन की स्थिति उत्पन्न हो और ना डिफ्लेशनरी की स्थिति उत्पन्न हो। ये दोनों की स्थिति को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो काम करती है उसी को हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। देखिए अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखा है, द गवर्नमेंट प्रोमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग, इसको यहां वर्ड दे दिया गया है, सरप्लस बजट पॉलिसी। जिस चीज को गवर्नमेंट अपने अब स्टेबिलिटी करने के लिए जो हथकंडा अपनाती है, तो एक्सेस डिमांड जो वहां पड़े थे उसको ये कह दिया सरप्लस बजट पॉलिसी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती थी, और जब डिफ्लेशनरी की स्थिति होती थी तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करती थी। तो जो डिफ्लेशनरी की स्थिति जो थी उसको यहां पे नाम दिया गया है डेफिसिट बजट पॉलिसी। यहां पे आपको याद होगा तो ये दो उसका नाम यहां पे पड़ गया कि अगर देश में महंगाई है तो वो सरप्लस बजट पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है। और अगर देश में मंदी आ गई है तो उसको हम डेफिसिट बजट पॉलिसी के नाम से जानेंगे। इसी चीज को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बताया गया है कि इकोनॉमी को अगर स्टेबल करना है तो ये दोनों चीजों में हमें, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने खर्चे कम करती थी और टैक्स के ज्यादा बढ़ाती थी। जब टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास से पैसा सरकार के पास आ जाएगा, तो जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा, अपने खर्चे वो कम कर देगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो, जो एक्सेस डिमांड में करते थे वही चीज यहाँ पे कहेंगे। तो एक्सेस डिमांड में सरकार अपने खर्चे वो कम करती थी और दूसरा चीज टैक्स बढ़ा देती थी, और उस चीज को हम एक्सेस डिमांड कहते थे। वही काम यहाँ पे गवर्नमेंट जो कह रही है, इसका नाम दे दिया गया सरप्लस बजट पॉलिसी। कब, जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार यहाँ पे अपने खर्चे कम करेगी और टैक्स को बढ़ा देगी। और वही जब मंदी की स्थिति होगी तो सरकार क्या करेगी, डिफ्लेशन की स्थिति होगी तो अपने खर्चे बढ़ा देगी, वो रोड बनाएगी, सड़क आपका पुल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, पार्क बनाएगी, ये सारी चीज बनाएगी और टैक्स रिड्यूस कर देगी। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए यहाँ पे कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन वेयर इट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज टैक्सेस। देखिए जब डिफ्लेशनरी की स्थिति होगी तो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी गवर्नमेंट और अपने टैक्स को घटा देगी, और इन्फ्लेशन की स्थिति में अपने क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर को क्या कर रही है, टू कट्स ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे रही है और टैक्स को गवर्नमेंट बढ़ा दे रही है, ताकि पैसा सरकार के पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिक भारत में मंदी महंगाई की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। तो इस अगर जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगर स्थिति गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है, सरप्लस बजट पॉलिसी है क्या, तो जो रोल वहां पे गवर्नमेंट आपने मेजर ऑफ
एक्सेस डिमांड और मेजर ऑफ डेफिसिट डिमांड पढ़ा था, वही रोल यहाँ पे बस नाम बदल गया है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे रही है और टैक्स बढ़ा दे रही है, तो उसी चीज को सरप्लस बजट पॉलिसी कहा गया है। और जहां पे गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दे रही है और टैक्स में कंसेशन कर दे रही है, रिड्यूस कर दे रही है, उसको हम डेफिसिट बजट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और 5वां जो है, 3 ऑब्जेक्टिव मेन पूछे जाते हैं, जनरली चौथा 5वां इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3 ऑब्जेक्टिव के पूछने के, अगर वो 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आप ये 3 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान आपको रखना है, ये तीनों चीज में 3 कीवर्ड जो सबके कीवर्ड हैं, इसको जरूर आप मेंशन करेंगे। पहले वाले में मैंने कहा था रिच और पुअर, दूसरा हाई टैक्सेस और तीसरा वेरियस स्कीम। ये पहले वाले में है, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कहते हैं। ये 3 कीवर्ड जरूर होना चाहिए। दूसरे वाले में जो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में 2 कीवर्ड है आपके मेन, पब्लिक वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरा जो आपको मैंने कहा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सरप्लस बजट पॉलिसी और डेफिसिट बजट पॉलिसी का वर्ड का होना बहुत जरूरी है। आप इतनी चीजें लिखेंगे तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको एक स्टेटमेंट के रूप में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूरा कहानी बना के देगा और उसमें ये सिचुएशन, ऐसा स्टोरी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देगा कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो सरकार की जो रिच और पुअर को ध्यान में रखते अगर कोई चीज पॉलिसी बनाई गई है तो ऐसे पॉलिसी को इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बजट में क्या कहते हैं। तो वहां पे आप ये चीज लिखेंगे कि जहां रिच पुअर या आपका पब्लिक यहाँ पे रिच पुअर, हाई टैक्सेस और वेरियस स्कीम, अगर उस स्टोरी में इसको एक स्टोरी बना के अगर क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो पूछेगा कि ऐसे क्यों गवर्नमेंट पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव्स है, गवर्नमेंट के जो बजट में ऑब्जेक्टिव है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दूसरा अगर पूछ देगा कि अगर स्थिति ऐसी स्टोरी के रूप में स्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है और प्रॉफिट उसको ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे स्कीम को इकोनॉमिक की एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जो आपकी गवर्नमेंट बजट का है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको आप लिखेंगे वहां पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है स्टेटमेंट के रूप में। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा तो आप सब चीज लिख देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसे प्रश्न पूछेंगे स्टोरी के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको इस तरह की चीजें होगा। वो सारी स्टोरी में ये सारी सेंस निकल के आएगा और उसका नाम पूछ देगा तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या दूसरा पूछ देगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा पूछ देगा कि स्थिति अगर कंट्रोल करना है कि अगर इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई या डिफ्लेशन की स्थिति हो गई तो दोनों में इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट में सरकार के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो उसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये वर्ड आना चाहिए। चौथा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि पब्लिक का जो काम है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसको हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकार के जो चीजें काम चल रहा, सरकारी जो कंपनियां हैं उसको कौन देखता है? उसमें तो धीरू भाई अंबानी देखेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कोई देखेगा नहीं, तो उसको देखने का काम कौन करता है? उसको देखने का काम सरकार करती है, जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपका ONGS है, सेल है, गेल है, NTPC है, ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं, इसको गवर्नमेंट इस चीज को देखती है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस, बहुत से ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो सरकार के नियंत्रण में चलती है। तो ऐसे चीज को मैनेज करना भी इस गवर्नमेंट बजट का ध्यान में रहता है कि हमको इन चीजों को भी मैनेज करना है, ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव्स है। और पांचवा जो रटी रटाई चीज हमेशा रहती है, यहाँ पे लिखा है बजट इज प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर द मैनेजमेंट फॉर द एंटरप्राइज। जो उनकी अपनी सरकारी कंपनियां हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट बजट में अपनी चीजों को रखती है, ध्यान में रखते हुए कि हमको अपनी कंपनियों के लिए क्या प्रोविजन है, कैसे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट का। पांचवा जो हमेशा एक समझे जनहित में ये नारा ही रहता है कि हमारे सरकार के गवर्नमेंट बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। जो गवर्नमेंट का जेनरिक पॉइंट होता है, नारा ही होता है कि हम गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और हम रीजनल डिस्पैरिटी। अब ये रीजनल डिस्पैरिटी क्या है?
रीजनल डिस्पैरिटी का कंसेप्ट यहाँ इस चैप्टर में ये है कि अब मान लीजिए कि किसी जैसे कोई सिटी है, अब लखनऊ को हम बिल्कुल हाईटेक बना दें और एसी कंट्री का कहीं पे इसी स्टेट का कोई ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जिसके लिए हम कुछ ना करें, तो सरकार को का उद्देश्य ये भी है कि वो पिछड़े क्षेत्र को भी हमें लाना है, उनका भी डेवलपमेंट करना है। तो रीजनल डिस्पैरिटी हम नहीं करेंगे, क्षेत्रीय आधार पे हम किसी तरह का ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि हम एक क्षेत्र को खूब विकास करेंगे और दूसरे क्षेत्र को हम बिल्कुल जीरो पे रखेंगे। तो इस तरह का रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार का 5वां ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी कम करना, बेरोजगारी खत्म करना, और तीसरा जो है रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होना। ये 3 मीन उसका नारा होता है, ये हमेशा, जो कि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, उस गवर्नमेंट बजट बनाने का। तो 5 ऑब्जेक्टिव आप अपने उसे बोलिए कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा हुआ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा हुआ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, जिसको हम मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहते हैं, सरकारी कंपनियों का जो उनका भी मैनेज करना, और 5वां है टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव आपकी गवर्नमेंट बजट के हैं, जो इस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।